यूट्यूब के माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ और एग्ज़ाम बेसिस इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे और पर डे क्लासें चलती रहेंगी जो रूटीन है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विलियन लेसन चर्चा करेंगे। जितने टॉपिक कवर हो पाएंगे उतने टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो विलियन लेसन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे परासरण, परासरण दाब, विसरण, मोल प्रभाव, मोलरता, नॉर्मलता, हिमांक उन्मूलन, क्वथनांक उन्नयन, राउट का नियम। राउट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में समझता हूँ। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको मुख्य रूप से एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञान से प्रदर्शित करते हैं। भार बटे, और भार की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। मोल वास्तव में किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 6.0223 गुणित 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन फंसते हैं न्यूमेरिकल है। मोलरता याद रखिएगा, किसी भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता फार्मूला है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसका प्रयोग करके हम इसको सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। बात की जाए मोलरता की, तो मोलरता परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। 1 लीटर है, इसमें 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। ठीक है, विलायक का भार केजी में। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें मोलरता की, तो इस बार बार आप देख रहे हो विलेय विलायक विलेय विलायक। तो विलयन के 2 अवयव होते हैं। विलयन के 2 अवयव हैं, एक है विलेय है और दूसरे हैं विलायक। विलेय क्या है, जो विलायक में समाहित हो जाए उसे विलेय कहते हैं, तथा जिसकी प्रकृति विलयन के समान हो उसे विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक की चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इसकी चर्चा हम लोग क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोलरता। आप लोग इसको समझ ही गए होंगे, मोलरता भी और मोललता भी। ये मोललता है, मोलरता और मोललता आप लोग इसको क्लियरली समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं परासरण पर। परासरण एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार हर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इससे 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। परासरण क्या है समझिए। परासरण जब किसी विलयन शुद्ध विलायक जब विलयन की तरफ समाहित हो जाए, विलयन में समाहित हो जाए, तो उसे कहते हैं परासरण। अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये तन विलयन है, तन विलयन, और ये सांद्र विलयन है। अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में जब तन विलयन सांद्र विलयन की तरफ गमन करता है तो उसे परासरण कहते हैं। फिर समझिएगा, परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें से सिर्फ विलायक के कण गमन कर सकते हैं, विलेय के कण गमन नहीं कर पाते। तन विलयन का मतलब है जो इसमें विलेय की मात्रा कम हो। तन मतलब हल्का होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। इसी में एक हेडिंग और आती है, परासरण दाब।
अब परासरण दाब क्या है इसको समझ लीजिए। इसी में परासरण दाब मतलब परासरण के कारण उत्पन्न होने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के बाद देखिए डिनोइस में आती है व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण, जो किसी भी विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन सांद्र से किधर, तन की तरफ गमन करने लगता है। इसी प्रक्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। व्युत्क्रम परासरण के बाद बात की जाए विसरण की, तो विसरण में याद रखिएगा अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में जब सांद्र विलयन तन विलयन की तरफ गमन करता है तो उसे विसरण कहते हैं। किधर से किधर गमन करता है याद रखिएगा, ये गमन करता है सांद्र से तन की तरफ। ये सांद्र है और ये आपके तन है। सांद्र से तन की तरफ गमन करे तो परासरण, और तन से सांद्र की तरफ गमन करे तो विसरण, और तन से सांद्र की तरफ गमन करे तो परासरण कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं मूल प्रभाज पर। ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। इसमें परासरण और विसरण अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में सांद्र से किधर, तन की ओर। अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में तन से सांद्र की ओर। व्युत्क्रम परासरण में सांद्र से तन की ओर। बात की जाए, क्योंकि टॉपिक को जल्दी कवर करना है तो आगे बढ़ते हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिए गए इससे बारे में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है। मोल प्रभाज की बात की जाए, अब मोल प्रभाज होता क्या है? मोल प्रभाज या मूलांश। मोल प्रभाज किसी भी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों के संख्या के अनुपात को अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल n हो तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्टकट कहते हैं n/n प्लस कैपिटल। याद रखिए विलेय का है। अब विलायक का मूल प्रभाज बराबर इसमें याद रखिएगा विलायक का मूल प्रभाज याद करते समय विलायक की मोलों की संख्या को ऊपर कर देते हैं, और विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करते समय विलेय की मोलों संख्या को ऊपर कर देते हैं। विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N/, स्मॉल n प्लस कैपिटल। तो ये इसका फार्मूला था, जिससे आप जान सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। हम लोग चर्चा करते हैं इस पे, कुछ न्यूमेरिकल भी है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल पहले टॉपिक को खत्म कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले लेसन आज कंप्लीट करेंगे जिससे आप चीज़ों को जान पाए। अब चलते हैं आगे। अब बात की जाए मोल प्रभाज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ। क्वथनांक
उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चले डेल्टा टी, इसको टी से लिखते हैं। अब क्वथनांक उन्नयन है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी विलायक में अशुद्ध ठोस अवाष्यशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। फिर तुम लीजिएगा, किसी भी विलायक में ठोस पदार्थ को घोलने पर, ठोस अवाष्यशील पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में जो वृद्धि हो जाती है उसी को क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक गिलास पानी है, अगर उसको हम लोग गर्म करें तो इसके बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसी में चूना मिला दिया जाए या चौक मिला दिया जाए तो जब इसमें और पदार्थ, ठोस पदार्थ को आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अधिक इसको गर्म करना पड़ेगा। तो सपोज दैट हम लोग समझ सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस मिल रहा है दोनों में, कितना डिफरेंस मिल रहा है, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी माइनस टी जीरो माइनस टी, तो 110 माइनस 100, तो 10 डिग्री सेल्सियस। ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है ये बता रहा है क्वथनांक उन्नयन को। क्वथनांक उन्नयन का मान सदैव ठोस पदार्थ, ठोस अवाष्यशील पदार्थ मिलाने पर ही बढ़ता है, ठीक है। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन है इसमें, क्वथनांक उन्नयन तथा परमाणु भार में संबंध, क्वथनांक उन्नयन तथा परमाणु भार में संबंध। इस पे न्यूमेरिकल 100% है, चाहे इस पे न्यूमेरिकल रहेंगे चाहे इस पे न्यूमेरिकल रहेंगे, दोनों न्यूमेरिकल आना निश्चित है, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन तथा परमाणु भार में संबंध। परमाणु भार को लिखते हैं स्मॉल m से, फार्मूला में है 1000 गुणे, यहाँ पर आप लिखेंगे केबी, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, हर विलयन के लिए अलग अलग होता है। और यहाँ लिखेंगे विलेय का भार, क्या लिखेंगे, विलेय का भार। यहाँ लिखेंगे डेल्टा टीबी, ये क्वथनांक उन्नयन है, और गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये है विलायक का भार। तो स्मॉल m बता रहा है विलेय पदार्थ का परमाणु भार, स्मॉल w बता रहा है भैया पदार्थ का भार, जो सवाल में आप देखेंगे। कैपिटल W क्या बता रहा है, ये बता रहा है विलयन का भार। के भी क्या बता रहा है, के बता रहा है आपको क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और ये डेल्टा टी भी क्या बता रहा है, क्वथनांक उन्नयन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप फिर एक बार उसको रिपीट देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चर्चा करते हैं हिमांक अवनमन पर। हिमांक अवनमन है क्या, हिमांक अवनमन में चर्चा की जाए तो हिमांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं। और अवनमन का मतलब होता है कमी, इसको लिखते हैं भैया TF से, डेल्टा TF से लिखते हैं, ठीक है। अब हिमांक अवनमन है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे एक गिलास पानी है,
तो इसका जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ पदार्थ मिला दें, जैसे शक्कर मिला दें या आइसक्रीम मिला दें, कुछ भी इससे पदार्थों को, तो हम देखते हैं कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट और जल्दी हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हिमांक में कमी हो गई। तो जो हिमांक में कमी आई है यही बता रहा है आपका क्या, हिमांक औन्मन। क्या बता रहा है, हिमांक औन्मन। हिमांक औन्मन क्वथनांक उन्नयन के फार्मूले सेम है। आप इसको हिमांक औन्मन तथा परमाणु भार में संबंध के प्रश्न में उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे KF और यहाँ लिखेंगे डेल्टा TF। यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये हो जाएगा हिमांक अवनमन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हिमांक अवनमन में। फिर बताते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब किसी विलयन में ठोस आवासशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन क्वथनांक उन्नयन में फंसेंगे, 100% फंसेंगे। हिमांक अवनमन में हिमांक अवनमन तथा परमाणु भार में संबंध में यम बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। पदार्थ का परमाणु भार है, स्मॉल w पदार्थ का भार है, कैपिटल W विलयन का भार है, KF हिमांक अवनमन स्थिरांक है, डेल्टा TF हिमांक अवनमन है। अब बात की जाए राउट के नियम की। इसके बाद मैं आप लोगों को 2-3 न्यूमेरिकल बता दूंगी इसमें संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। राउट का नियम मैं तो इससे समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछता रहता है। राउट नियम समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। एक हेडिंग आती है वाष्प दाब अवनमन। एक जार है, एक पात्र है, पात्र में जल भरा गया है, इसके ऊपर एक जार लगा दिया जाए। तो जार लगाने के बाद हम देखते हैं कि भाई कुछ कांच के पात्र के ऊपर कुछ भाप दिखाई देते हैं। इसी जल में अगर हम ठोस पदार्थ कुछ मिला दें, फिर एक जार रखें और देखें तो वाष्प उतनी ज़्यादा नहीं दिखती, उतने सेम समान ताप और स्थिर ताप पर समान ताप। तो जब ताप समान है तो ऐसी स्थिति में वाष्प में कमी हो गई। जो वाष्प में कमी हुई तो इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। राउल्ट का नियम वाष्प दाब अवनमन के ऊपर आधारित है। राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट नियम कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। अवनमन कितना होगा एक इस पर डिपेंड करेगा, विलय के मोल प्रभाज्य। मैंने भी बताया कि आपको विलय के मोल प्रभाज्य में स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, ऊपर होती है, ठीक है। तो P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू n माइनस n प्लस कैपिटल N। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन का मान उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू n कैपिटल N। ये फार्मूला लगेगा, कब लगेगा, स्मॉल n का मान नगण्य हो तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चर्चा करें न्यूमेरिकल के ऊपर, चर्चा करें जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है पेपर में। तो आइए न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ ये लगातार पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सुनिए ध्यान से, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं।
12 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल हम लोग ये प्रश्न आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणी में है। तो मैंने बताया था आपको, ये देखिए वहाँ लिखा हुआ है। तो यम क्या दिखा रहा है, पदार्थ का भार कितना ग्राम दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिखाता है, स्मॉल डब्ल्यू दिखा पदार्थ का भार कितना ग्राम दिया है, 12 ग्राम। हमें पता है यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये सवाल शायद ग्लूकोज के ऊपर आधारित है क्या। चलिए यूरिया भी देख लेते हैं। इसका है 14 ग्राम होता है, हाइड्रोजन भार 1 ग्राम होता है, 2 है इसलिए 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो आपका हो गया 16, 16 32, 16 48, 2 50, 10 60 ग्राम। और भार आपको याद कर लीजिए, मोटा मोटा यूरिया का भार 60 होता है, ग्लूकोज 180 होता है, चीनी 342 होता है। अब बात करते हैं इसमें और क्या वैल्यू दी गई है, हमें पता है डेल्टा टी बराबर होता है T0 - T, तो 100.34 - 100 आ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। हमें वैल्यू निकालनी है Kb की, और यहाँ पे कैपिटल W का मान दिया है, ये हमारा स्मॉल m का मान हो गया। कैपिटल W 100 ग्राम जल में घोला गया है। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है यूरिया का भार, ये वास्तव में स्मॉल w है, और भार स्मॉल m होता है। जितने ग्राम में घोला जाए वो कैपिटल W होता है। डेल्टा टी भी अक्सर दिया रहेगा उसमें, नहीं तो आप निकालेंगे थोड़ा, अगर क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद बात करते हैं फार्मूला लिखेंगे, यम इक्वल टू 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W। तो पक्षांतर की किसकी वैल्यू निकालनी है, पक्षांतर करेंगे, K बराबर यम गुणे डेल्टा टीबी गुणे स्मॉल w बटे, ये सब नीचे चले जाएंगे, 1000 गुणे स्मॉल, ये कैपिटल W है। स्मॉल m का मान कितना है 60 ग्राम, डेल्टा टीबी का मान कितना 0.34, कैपिटल W मान 100, 1000, स्मॉल W मान 12 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी 0 0 लिखिए, 1 2 1 2 3, 0 गया 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद 6 दूनी 12 कट गया, 3 0 3 0 कट गया। इसके बाद यहाँ पे 200 ग्राम जल ले लेते हैं, 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल जुड़ गया। यहाँ पे 6 दूनी 12, अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चले आगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है,
वेल पुटअप हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा कर ली जाए। चलिए मूलतः चर्चा करते हैं। हिमांत वाले सवाल हुए। मूलतः बात की जाए, एक मूलतः का सवाल देख लीजिए। 2017-2018 पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल कर जाइए, मैं और न्यूमेरिकल बताऊंगा भी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मूलतः बता दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हम न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे, ठीक है। मूलतः देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। मोलरता का मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा NaCl का जो अणुभार होता है, Na का 23 ग्राम, Cl का 35.5 ग्राम, तो 58.5 ग्राम हो गया। मोलरता ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या है? भार बटे अणुभार। भार का मान हम देख रहे हैं, भार कितना दिया है 5.85 ग्राम, और भार हम लोग कितना निकाले हैं 58.5 ग्राम। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका याद रखिएगा, एक अंक दशमलव हट जाएगा, फिर उसके बाद जब इसको कट करेंगे 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 0.1 अपान मिलियन का आयतन कितना है 200। लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो हमें 0.1 इंटू 1000 बटे 200, ये कट गया, 2 × 10, 0.5 इसका आंसर। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए न्यूमेरिकल पहले लेसन की चर्चा आज के विषय ही था, और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पर डे डेली क्लास ली जाएंगी और सभी लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा की जाएगी, प्लस मैथन क्लास पेपर के एक दिन पहले 10 घंटे ली जाएगी, जिसमें आपको लगातार 10 घंटे तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा जो लोगों से शेयर करें, ज़्यादा लोगों के पास, और ज़्यादा लोग जुड़े, वो भी उनको भी चीज़ों को पता चले कि कैसे चीज़ों को समझा जाता है, और आसान शब्दों में समझाने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड नाइट।